हेलो एवरीवन, आज हम लोग ज्योग्राफी का एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं जो खास के आपके यूपीएससी और बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो 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 मेजर टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी का, उसको डील करेंगे और कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे। कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे ताकि हम लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी आसानी हो और हम लोग अच्छे से एग्ज़ाम में क्वेश्चन को टैकल कर सकें। तो पहला जो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये बहुत इम्पोर्टेंट जब टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी का। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे और हम लोग ये जानेंगे इसमें कि अर्थ जो है वो कैसे, अर्थ का जो कॉन्टिनेंट है वो कैसे फॉर्म्ड हुआ, ओशियन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कॉन्टिनेंट कैसे मूव हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। ये जो थ्योरी है वो अल्फ्रेड वेगनर जो एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, इन्होंने दिया था। इनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि क्लाइमेटिक जो कंडीशन है, जो पास्ट का जो क्लाइमेट है वो कैसे चेंज हुआ है। पहला जो ये था कि क्लाइमेट जो है पास्ट, जो खास के पास्ट का जो क्लाइमेट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे चेंज हुआ है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। दूसरा ये है कि ये कंटिनेंट और ओशियन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन ऑफ कंटिनेंट एंड ओशियन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इसके बारे में दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि कंटिनेंट और ओशियन के एवोल्यूशन के बारे में बताएं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव था ये था कि फोल्डेड माउंटेन का मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, आइलैंड आर्क का निर्माण कैसे हुआ है, आइलैंड आर्क का द्वीप आर्क का निर्माण कैसे हुआ है, फेस्टून जो होता है उसका निर्माण कैसे हुआ है। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग समझेंगे इस टॉपिक में। तो हम लोगों ने ये जाना कि अल्फ्रेड वेगनर एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का प्रतिपादन किया, महाद्वीप के विस्थापन का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया। और बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि टू इलस्ट्रेट द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अर्थ। दूसरा जो था वह कंटिनेंट और ओशियन का इवोल्यूशन एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा जो था वह फोल्डेड माउंटेन, आइलैंड आर्क, फेस्टून एटीसी का निर्माण कैसे हुआ। तो हम लोग ये जानते हैं कि वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, अकॉर्डिंग टू वेगनर, इन्होंने ये कहा था कि जितना भी लैंड मास है, जो लैंड मास है वह क्या था, अकॉर्डिंग टू वेगनर the land mass were summed up, मतलब कि एक जगह यूनाइटेड था। इनका वेगनर का मानना ये था क्योंकि इससे पहले बहुत सारा थ्योरी ये जो पजल है इसको सॉल्व करने के लिए आया था। जैसे जो टेलर का एक थ्योरी था, उसके बाद ये अल्फ्रेड वेगनर नाम का एक जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, इनका मानना ये था कि जो अर्थ है हमारा है वो क्या था, एक जगह समृद्ध था। ये अर्थ जितना भी लैंड मास अभी आप देखते हैं, चाहे वो अफ्रीका हो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो, साउथ अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, एशिया हो, इनका मानना था कि सारा लैंड मास एक जगह क्या था, एक जगह समृद्ध था, एक जगह ज्वाइंट था। और ये जो है चारों तरफ से क्या है, वाटर बॉडी से घिरा हुआ था। ये जो लैंड मास है जो एक जगह ज्वाइंट था, समृद्ध था, इनको इन्होंने पेंजिया का नाम दिया था। पेंजिया मीन्स ऑल द अर्थ, पेंजिया मीन्स ऑल द अर्थ। और ये जो है जो वाटर बॉडी जो था इसको इन्होंने पैंथलासा का नाम दिया था, इसको इन्होंने पैंथलासा का नाम दिया था, मीन्स के ऑल द वाटर। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया या कौन सा फोर्स या किस कारण से इसका विखंडन हुआ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। आज जो प्रेजेंट हम लोग एंटीपोडल अरेंजमेंट में देखते हैं तो ये कैसे हुआ, इसी को हम लोग समझेंगे, इसी को वेगनर ने समझाने का कोशिश किया है।
तो वेगनर के अकॉर्डिंग कि ये जो लैंड मास क्या था हमारा, एक जगह समअप था और वो चारों तरफ वाटर बॉडी से क्या हुआ, घिरा हुआ था। और फर्दर इसमें इनका मानना है कि फर्दर ये इसमें क्या हुआ कि ये जो लैंड मास जो था समअप एक जगह था, यूनाइटेड था, ये दो पार्ट में टूटता है। ऊपरी पार्ट को इन्होंने लॉरेशिया का नाम दिया था, जिसको लॉरेशिया लैंड या लॉरेशिया बोलते हैं, ठीक है। जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको लॉरेशिया बोलते हैं, और जो साउदर्न पार्ट है उसको हम लोग गोंडवाना लैंड बोलते हैं। इनका मानना ये था कि इसमें क्या होता है, ये जो लैंड मास यूनाइटेड है इसमें विखंडन होता है, ये ब्रोक होता है इनटू टू पार्ट्स। जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको लॉरेशिया के नाम से जानते हैं, जो साउदर्न पार्ट है उसको हम लोग गोंडवाना के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ से क्लियरली विजिबल है कि जो लॉरेशिया वाला पार्ट है इसका मतलब है कि इससे क्या बना होगा, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और जो एशिया है, एशिया का पार्ट है, खास करके जो वेस्ट हमारा नॉर्थ पार्ट है एशिया का, उसका निर्माण हुआ। गोंडवाना लैंड से हम लोग ये देखते हैं, गोंडवाना लैंड से क्या निर्माण हुआ, इसमें अफ्रीका का निर्माण हुआ है, अफ्रीका कंटिनेंट का निर्माण हुआ है, इंडिया का निर्माण हुआ है। उसके बाद अंटार्कटिका है, इसका निर्माण हुआ है। उसके बाद साउथ अमेरिका है, इत्यादि इसका निर्माण हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो गोंडवाना का पार्ट क्या है, वो अफ्रीका है, इंडिया है, अंटार्कटिका है और साउथ अमेरिका है। जबकि हमारा जो लॉरेशिया लैंड है या फिर लॉरेशिया जिसको बोलते हैं, जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये जो हमारा इससे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया वाला पार्ट बना है, ठीक है। और ये जो हमारा जो लैंड मास था, जब ये दो पार्ट में टूटा, कहा जाता है कि इसके बीच एक क्या थी, तेथिस सी था। इसी के बीच में एक क्या था, तेथिस सी था। और ये जो है लैंड मास आपस में टूटने के बाद दो डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। एक जो है हम लोग इक्वेटर वर्ड बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं वेस्ट वर्ड बोलते हैं। ये टूटने के बाद जो भी फोर्स वहाँ पे अप्लाइड होगा, होने के बाद ये दो डायरेक्शन में मूव करती है। एक वेस्टवर्ड मूव करती है, दूसरा क्या करती है, दूसरा इक्वेटर वर्ड मूव करती है। अब ये जो विखंडन स्टार्ट हुआ है, ये जो पहला जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है वेगनर के अकॉर्डिंग, ये क्या हुआ है, ये मेसोजोइक एरा में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये मेसोजोइक एरा में स्टार्ट हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 200 मिलियन ईयर बिफोर, अभी से प्रेजेंट से 200 मिलियन ईयर बिफोर जो है, मतलब 20 करोड़ साल जो है पहले ये स्टार्ट हुआ है। ये आपस में टूटा, पहले दो पार्ट में टूटा, जिसको हम लोग लॉरेशिया बोलते हैं, दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड बोलते हैं। और फर्दर इसमें क्या हुआ, इसमें विखंडन होता है, टूटता है, और आज के जो प्रेजेंट शेप है, जो हमारा अलग डिफरेंट कंटिनेंट है, उसमें यह तब्दील हुआ। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इसके पीछे फोर्स कौन कौन सा है, ठीक है। इसके पीछे फोर्स कौन कौन सा है, कौन कौन सा फोर्स है जिसके कारण इसका विखंडन हुआ। वेगनर ने इसके लिए कौन से फोर्स के बारे में चर्चा किया है या फिर उन्होंने बताया है। तो हम लोग कहेंगे फोर्स रिस्पॉन्सिबल किसके अकॉर्डिंग, वेगनर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन कौन सा फोर्स इसके पीछे कारण, इसके टूटने का जो कारण बना है। तो वेगनर ने दो फोर्स का यहाँ पे जिक्र किया है। एक को बोलते हैं हम लोग टाइडल फोर्स, एक को बोलते हैं टाइडल फोर्स, या कहते हैं ज्वार भाटा बल। दूसरा जो फोर्स है वो हमारा है पोल फ्लेइंग फोर्स, ठीक है। दूसरा जो हमारा है वो पोल फ्लेइंग फोर्स है। वेगनर के अकॉर्डिंग हमने ये आज अब पहले ये जाना है कि ये दो पार्ट में टूटता है, एक को लॉरेशिया बोलते हैं, दूसरे को गोंडवाना बोलते हैं। और ये टूटने का जो कारण है, रीज़न है, जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, इसके पीछे दो फोर्स है। एक है टाइडल फोर्स, जो हम लोग जानते हैं ज्वार भाटा बल, वो सन एंड मून के जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके वजह से होता है। दूसरा जो हमारा वो क्या है, पोल फ्लेइंग फोर्स है, जो रोटेशन ऑफ द अर्थ के या पृथ्वी के क्या घूर्णन के कारण
उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इनका मानना था कि ये जो हमारा लैंड मास का जो क्या हुआ, दो पार्ट में टूटा है, ये जो है एक टाइडल फोर्स और दूसरा जो है पोल फ्लेइंग फोर्स जो है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। इनके अकॉर्डिंग कि जो दो फोर्स है, ठीक है, एक टाइडल फोर्स दूसरा पोल फ्लेइंग फोर्स, इसके ही कारण से इसका मूवमेंट या तो इक्वेटर की ओर विषुवत रेखा की ओर, या तो विषुवत रेखा की ओर, या तो पश्चिम की ओर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इन्होंने वैगनर ने दो फोर्स के बारे में जिक्र किया है, पहला ज्वारभाटा बल, दूसरा जो है पोल फ्लेइंग फोर्स। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो वेस्टवर्ड मूवमेंट है, जो वेस्टवर्ड मूवमेंट है वो मूवमेंट भी यहाँ पे आपको दो तरह का देखने को मिलेगा। एक को बोलते हैं वेस्टवर्ड जो पश्चिम की ओर, दूसरा है इक्वेटरवर्ड। ठीक है, ये फोर्स जब एक्ट होता है इसमें क्या होता है, विखंडन होता है, टूटता है, टूटने के बाद ये दो डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, दो डायरेक्शन में मूव करती है, एक है इक्वेटर की ओर, दूसरा होता है हमारा पश्चिम की ओर। इक्वेटर की पश्चिम की ओर हम लोग देखें नॉर्थ अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका जो है ये क्या होता है, ये पश्चिम की ओर मूव करती है, जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे। उसके बाद यूरोप जो है, मैप में भी देखे होंगे, यूरोप जो है और एशिया जो एशियाटिक लैंड है या एशिया है, एशिया महादेश है, ये क्या करती है, पश्चिम की ओर मूव करती है। ठीक है, जबकि हमारा जो अफ्रीका है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, इसके अलावा हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है ये क्या करती है, इक्वेटर की ओर मूव करती है। ठीक है, तो दो डायरेक्शन में मूव करती है, एक वेस्टवर्ड जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया करती है, दूसरा जो है जो विषुवत रेखा की ओर इक्वेटरवर्ड मूवमेंट जो है वो अंटार्कटिका है, अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है। और इन्हीं के कारण से ये जो मूवमेंट है या तो वेस्टवर्ड या तो इक्वेटरवर्ड, इसके कारण से जो रिलीफ फीचर्स है इसका निर्माण हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ। जैसे इनका मानना है कि जो वेस्टवर्ड मूवमेंट के कारण क्या होता है कि जो अटलांटिक ओशियन का फॉर्म होता है। ठीक है, अमेरिका और यूरोप क्या था कि अमेरिका जो है वो क्या होता है, वेस्टवर्ड मूव करता है, और यूरोप है बीच में क्या हमारा अटलांटिक ओशियन है, और ये मूवमेंट के कारण से अटलांटिक ओशियन का निर्माण होता है। उसी तरह अफ्रीका है और यूरेशिया है, दोनों आपस में करीब आता है, मतलब कि इक्वेटरवर्ड मूवमेंट है, इक्वेटर की ओर मूव कर रहा है। इक्वेटर की ओर मूव करने के कारण ये 33C बीच में हम लोग जानते हैं 33C है, और 33C स्क्वीज करता है और वहीं पे फोल्डिंग स्टार्ट होता है और फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ये देखें, एक और क्लियरली देखते थोड़ा सा और हम लोग इसमें देखेंगे फिगर में कि कैसे ये मूव हुआ, कैसे ये पहले कैसे था। जैसे आप लोग ये देखते हैं कि शुरुआती स्टेज में क्या था कि ये पेंजिया है, और पेंजिया क्या है, चारों तरफ वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। ठीक है, अब दूसरे स्टेज में ये देखिए 225 मिलियन ईयर एगो ये स्टार्ट होता है, और दूसरा जो हमारा है फिर दूसरा 150 मिलियन ईयर अगो, इसमें क्या होता है कि लॉरेशिया और जो मतलब पेंजिया जो था वो हमारा वो दो पार्ट में टूटता है, एक को लॉरेशिया बोलते हैं, दूसरे गोंडवाना। और फिर जो है 100 मिलियन ईयर बिफोर या अगो जो देखते हैं कि ये जो है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जो है क्या था, एक दूसरे से क्या था, ज्वाइंट था। उसी तरह साउथ अमेरिका और अफ्रीका क्या था, एक दूसरे से ज्वाइंट था। और अमेरिका जो इंडिया है, जो प्रेजेंट पोजीशन देखते हैं, ये इक्वेटर के उत्तर की ओर है, नॉर्थवर्ड है। अब ये देख सकते हैं कि 100 मिलियन ईयर अगो ये जो साउदर्न हेमिस्फीयर में था, और ये अंटार्कटिका के आसपास था। ठीक है, और लास्ट जो है जो प्रेजेंट ये है, प्रेजेंट में हम लोग देख रहे हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और बीच में ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप से सेपरेट होता है अटलांटिक ओशियन से। ठीक है, और हम लोग फिर यहाँ पे ये देखते हैं कि नंबर ऑफ माउंटेन का फॉर्मेशन, फोल्डेड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये दो फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है, जो एक था कि एक हमारा था पोल फ्लेइंग फोर्स और दूसरा जो था हमारा टाइडल फोर्स, इसके कारण से विखंडन होता है और ये मूवमेंट में होता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या ये थ्योरी इसको एक्सप्लेन कर पाया है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारा थ्योरी और प्रोपाउंड हुआ था।
तो इसको लेकर के थ्योरी को प्रूव करने के लिए इन्होंने कुछ एविडेंस भी दिया था। इन्होंने वेगनर ने कुछ एविडेंस जो प्रोपाउंड किया था अपने थ्योरी के सपोर्ट में, ताकि ये थ्योरी वैलिडेट हो सके। तो पहला ही था इसका, पहला जो एविडेंस था वो ये था कि जिगसॉ फिट, ठीक है, इनका मानना था कि जिगसॉ फिट, ठीक है, पहला जो ये था जिगसॉ फिट। जिगसॉ फिट का कहने का मतलब है कि जब आप मैप देखिएगा तो मैप में आपको ये पता चलेगा कि नॉर्थ अमेरिका, इस साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों को जब आप करीब लाइएगा तो दोनों एक मतलब यूनाइट हो जाता है और एक लैंड मास में तब्दील हो जाता है। दोनों जो है एक दूसरे को कवर कर लेता है। इसी तरह आप देखिएगा नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को पास लाइएगा तो ये भी क्या होता है कि एक आपको लैंड मास की तरह दिखेगा, ठीक है। उसी तरह आप जब मेडागास्कर, अफ्रीका और इंडिया को एक जगह लाने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा कि ये एक लैंड मास या एक स्थल के रूप में प्रतीत हम लोग को होता है, ठीक है। तो इनका पहला ये था कि जिगसॉ फिट, कहने का मतलब है कि जो कोस्टल इलाका है, जो कोस्टल पार्ट है, किसका कोस्टल पार्ट है, जो अफ्रीका का है और साउथ अमेरिका का है, जब दोनों को हम लोग करीब लाते हैं, यहाँ पे देखिएगा, जब आप दोनों को करीब लाते हैं, दोनों एक लैंड मास के जैसा, दोनों को आप जब करीब लाइएगा तो एक लैंड मास जैसा दिखेगा। तो पहला ये था कि कोस्टल पार्ट जो है वो क्या है, एक दूसरे में एक बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। दूसरा जो है हमारा वो जियोलॉजिकल एविडेंस ये देते हैं। जियोलॉजिकल एविडेंस में ये है कि आप देखिएगा कि दो माउंटेन सिस्टम है, एक को बोलते हैं हर्सिनियन है और दूसरा है अपलासियन आपको अमेरिका में, और जो है इसको हम लोग कैलेडोनियन बोलते हैं, ठीक है। कैलेडोनियन और अपलासियन जो है दोनों माउंटेन सिस्टम जो है, एक अमेरिका में है, दूसरा यूरोप में है। दोनों का जब आप दोनों कंपैरिजन कीजिएगा, दोनों सेम एज का है, ठीक है, सेम एज का है। और माउंटेन आपको यहाँ पे देखने को, जब दो माउंटेन सिस्टम जो है सेम एज का, तो इसका मतलब ये है कि कभी न कभी यह आपस में जुड़ा हुआ होगा। दूसरा एग्जाम्पल है कि एक सियारा टेंडिल माउंटेन है, दूसरा जो है केप माउंटेन है। दोनों को देखिएगा कि दोनों एक ही एज का है, लेकिन दोनों का कंटिनेंट जो है वो एक अफ्रीकन कंटिनेंट में है, दूसरा क्या है, साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में है, ठीक है। तीसरा जो इनका जियोलॉजिकल एविडेंस था ये था कि जब आप कोस्ट का रॉक, जो कोस्टल एरिया में देखिएगा, जो रॉक सिस्टम है, उसमें ये देखिएगा कि दोनों, ठीक है, दोनों कोस्ट की ओर जाते हैं, तो दोनों कोस्ट का जो रॉक सिस्टम है वो भी आपको सेम एज का मिलेगा। जो रॉक सिस्टम है वो भी आपको सेम एज का। इसका मतलब ये हुआ कि जियोलॉजिकल एविडेंस ये प्रूव करता है कि दोनों लैंड मास जो था, अफ्रीका और जो साउथ अमेरिका, कभी न कभी एक जगह क्या था, यूनाइटेड था, सम अप था। तीसरा जो इसका एविडेंस है तीसरा एविडेंस ये देते हैं प्लेसर डिपॉजिट कहने का मतलब कि जो गोल्ड हम लोग ये करते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि गोल्ड के लिए घाना एक कंट्री है अफ्रीका में, वो क्या है, वहाँ पे गोल्ड काफ़ी मात्रा में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वहाँ पे माइनिंग होता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि घाना में, अफ्रीका में तो गोल्ड माइनिंग होता है, बट इसका जो सोर्स ऑफ रॉक है वह घाना में नहीं होकर के वो कहाँ है, ब्राज़ील में है। इसका मतलब ये हुआ, वेगनर ने ये कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि देखिए गोल्ड तो आपका घाना में मिल रहा है, लेकिन सोर्स ऑफ रॉक कहाँ है, वो ब्राज़ील में है। इसका मतलब ये है कि यह कभी ना कभी क्या था, यूनाइटेड था। चौथा हमारा ये है कि जो फॉसिल्स पाया जाता है, बहुत सारा जो है फॉसिल्स जो है जीव जो पाया जाएगा, ठीक है, वह देखिएगा कि दोनों कोस्ट में ये
साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में एक जैसा आपको मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लेमर है, एक जीव, एक फॉसिल्स है, एक लेमर, एक एनिमल है, छोटा सा एनिमल लेमर है, ये आपको मेडागास्कर, इंडिया, ठीक है, इंडिया, उसके बाद अफ्रीका में पाया जाएगा। अब देखिए छोटा सा जो फॉसिल्स है, जीव है, और ये जो है इसका ये आपको मेडागास्कर में भी पाया जा रहा है, इंडिया में पाया जा रहा है और अफ्रीका में भी पाया जा रहा है। इसके बाद एक और है, एक मैसासोरस नाम करके है, मैसासोरस नाम करके है। ये जो देखिएगा कि मैसासोरस भी जो है ये केप टाउन और ब्राज़ील में ही मान लिए, बस केप टाउन जो है साउथ अमेरिका का एक सिटी है वहाँ, और ब्राज़ील के कोस्ट में ही पाया जाता है। अब छोटा सा ये फॉसिल्स है, इसका लाइफ स्पेन भी बहुत कम है, बट ये आपको दोनों कोस्ट में मिल रहा। इसका मतलब ये हुआ कि कभी न कभी दोनों क्या था, यूनाइटेड था। इसके बाद और भी कई सारा इन्होंने एविडेंस दिया, जैसे पैलियोमैग्नेटिज्म का एक इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। इनका मानना ये था, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ये अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में फ्लिप करता है, नॉर्थ पोल जो साउथ पोल हो जाता है, और साउथ पोल क्या होता है, नॉर्थ पोल हो जाता है। तो यहाँ पे जो रॉक होता है, अगर वो रॉक क्या है कि अगर जैसे लावा है मान ली, वो क्या क्रिटिकल टेम्परेचर को एक्सीड कर जाता है, तो यहाँ के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को वो एक्वायर कर लेता है। तो पैलियोमैग्नेटिज्म में ये देखा गया कि क्योंकि इसका जो है जो मैग्नेटिक प्रोफाइल जो है, ये पोल जो है रिवर्स होते रहता है, तो ये पाया गया कि पैलियोमैग्नेटिज्म जो है मतलब कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है रॉक का, वो क्या करता है, दोनों साइड में वह मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या प्रोफाइल सेम देखने को मिलता, पोलरिटी जो है वो सेम देखने को मिलती है। तो कह सकते हैं वेगनर के अकॉर्डिंग ये सारा एविडेंस है, और ये एविडेंस ये जो है इसके कॉन्सेप्ट को, इसके हाइपोथेसिस को सही साबित करने के लिए काफ़ी है। कौन कौन सा था, जिग्सॉ फिट, जियोलॉजिकल एविडेंस, प्लेसर डिपॉजिट, फॉसिल्स और पैलियोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारा इन्होंने ये दिया था, जैसे टीलाइट्स वगैरह, इस सब के बारे में इन्होंने बताया था। अब सवाल उठता है कि इन्होंने एविडेंस तो दिया, अब ये है कि लिमिटेशन क्या है इसका। थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग ये जान रहे हैं कि इन्होंने ये एविडेंस दिया है, लेकिन सबसे बड़ा जो इसके पीछे जो लिमिटेशन है, जब ज्योग्राफर का बहुत सारा एप्रीहेंशन ये था कि ये जो है अल्फ्रेड वेगनर ने जो अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था, बाकी चीज़ तो सही है, चलो ठीक है, अपनी जगह सही है, लेकिन जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जो फोर्स इन्होंने बताया था कि दो फोर्स है, एक जो है पोल फिलिंग फोर्स जिसको इन्होंने कहा था, ठीक है, जो रोटेशन और के वजह से होता है, दूसरा जो टाइडल फोर्स है। तो ज्योग्राफर का मानना था, ये था एप्रीहेंशन ये था कि यह फोर्स जो है इतना स्ट्रांग नहीं है कि अर्थ को दो पार्ट में क्या कर सके, ब्रोक कर सके। ठीक है, अगर ऐसा होता, अगर मान लो कि पोल फिलिंग फोर्स और टाइडल फोर्स इतना अगर स्ट्रांग होता, तब तो अर्थ का रोटेशन ही रुक जाता। तो सबसे बड़ा लिमिटेशन इसके पीछे ये है कि जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वह क्या है, वह सही साबित नहीं होता है। वो दूसरा जो था वो यह था कि इन्होंने कहा था कि मेसोजोइक एरा से ये स्प्लिट होता है, मतलब कि 200 मिलियन ईयर बिफोर जो है, मिलियन ईयर बिफोर ये स्प्लिट स्टार्ट होता है। तो ज्योग्राफर का ये मानना था कि ठीक है, जो 200 मिलियन ईयर बिफोर से पहले लैंड मास समाप्त क्यों था, तो इसका भी आंसर अल्फ्रेड वेगनर नहीं दे पाए। और तीसरी बात है जो इम्पोर्टेंट है, वह ओशियन के बारे में कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो लिमिटेशन में हम लोग ये देखेंगे कि पहला फोर्स रिस्पॉन्सिबल, तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल पोल फ्लाइंग फोर्स और टाइडल फोर्स के बारे में जिक्र करते हैं। तो ज्योग्राफर का एप्रीहेंशन ये है कि ये तो बहुत वीक फोर्स है, और वीक फोर्स जो है एक ह्यूज लैंड मास को दो टुकड़ों में, ठीक है, ब्रोक नहीं कर सकता है या इसका विखंडन नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले अर्थ का रोटेशन अपने एक्सिस पे रोटेशन रुक जाता। दूसरी बात कि जो
कि मेसोजोइक एरा से ये स्टार्ट करते हैं, जो क्लाइमेटिक या फिर उसके जो कंटिनेंट के मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, ये बात करते हैं कि मेसोजोइक एरा से स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे एक व्हाट अबाउट बिफोर जो मेसोजोइक एरा, तो इसका आंसर इनके पास नहीं था। इसी और तीसरी बात यह है कि ओशियन को कंसीडरेशन में ये लेते ही नहीं हैं। ये कंटिनेंट को लेकर के आगे बढ़ते हैं, ओशियन के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है लिमिटेशन है इसका, और इसी वजह से फिर और भी थ्योरी प्रोपाउंड किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं सी फ्लोर थ्योरी, जो हम लोग जिसको बोलते सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, या फिर और जो एक और थ्योरी बाद में फिर डेवलप हुआ जिसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। तो जो यहाँ पे कमियां थी, जो एप्रीहेंशन था, उसको आगे चल करके फिर और भी थ्योरी प्रोपाउंड हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं हैरी हेस और डाइट का एक थ्योरी आया जिसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी या महासागरीय जो अधस्थल का सिद्धांत बोलते हैं। उसके बाद एक और थ्योरी आया जो इसको राइटली एक्सप्लेन करता है जिसका नाम है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो अगले क्लास में हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ पे जो एप्रीहेंशन था, जो लिमिटेशन था, उसको कैसे सॉल्व कर पाया बाकी जो थ्योरीज है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और एक बात आप लोगों से हम लोग बात करते चले कि जो परम IS एक बैच लेके आया जिसका नाम है वॉरियर बैच। और वॉरियर बैच क्या है? वो क्रैश कोर्स है। आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और वो 100 डे के आसपास का है और वो आपको फुल्ली गारंटीड बैच है। आपको जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है BPSC में उसको डील किया जाएगा और कॉन्सेप्चुअली किया जाएगा ताकि आपको BPSC में कोई दिक्कत न, BPSC के प्रीलिम्स में आने वाले जो BPSC के प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं हो और आप आसानी से BPSC प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकें। थैंक यू। कहाँ गया मुकेश जी? बस ऐसे कहीं होता है। तुम लोग भी तो साथ नहीं थे, तुम लोग क्या किए कि तुम लोग अपना किताब खोल के बैठ गए।